अच्छे से अच्छा वास्तु एक्सपर्ट फेल हो जाता है इन लोगों के घर में आके। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, एड्रेस ऐसा मैटर करता है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है पर करते कुछ नहीं हो, तुम पूरे दिन वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, कहाँ से आएगा पैसा? राम चाहिए तो सीता बन के दिखाओ ना। आप सीता लायक तो नहीं हो। आजकल बहुत लोग चौराहे पे करते रेमेडीज, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, ये दबा दो, ये जला दो, ये बहा दो। मत करना कभी भी। ड्रीम्स में कभी यूनिवर्स इंडिकेशन देता है कुछ करने। सोशल मीडिया में आप ग्रो नहीं कर सकते अगर आपका मंगल डिस्टर्ब है। जो जितने भी बिलियनर्स हैं ना वो मजे ले रहे हैं ऑलरेडी इन चीजों के। आर्किटेक्चर और वास्तु की बिल्कुल नहीं बनती। कुंडली में सिर्फ ये नहीं होता कि राहु अच्छा, मंगल अच्छा, 9 प्लैनेट्स अच्छे। प्लांट्स भी लगाते हैं बहुत घर पे, उसमें मैटर करती चीजें। आपको रातों रात वायरल कर सकता है, रईस बना सकता है। जब आपको यूनिवर्स सिग्नल भेजता है तो आप उसको कैसे डिकोड करते हो? क्यों बूंदी का प्रसाद ही क्यों? बर्फी क्यों नहीं बोली किसी ने? इसलिए जो अपने गांव वगैरह में होते हैं जो बाबा पिकॉक के पंख यूज करते हैं, दिन में अगर 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना तो 5 मांगलिक होते हैं। परफेक्ट मैच। इसका मतलब क्या है? बहुत कपल्स ऐसे होते हैं कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बट ये फाइट क्यों हो रही है? देखो हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना वो यूनिवर्स की नज़र में खटकते हैं। कारण क्या होता है? कलयुग में एक चीज़ जो आप सबसे अच्छी कर सकते हो वो है अपने थॉट्स और इमोशंस को एक साथ कैसे बैलेंस करके चलना। कि मैं क्लियरली बोलती हूँ रेमेडीज आलसी लोगों के लिए होती है। मैंने स्कैमर्स से बहुत सीखा है। आज हमारे साथ हैं उर्वशी चू, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। आज हम इनसे जानेंगे इनके स्पिरिचुअल सीक्रेट्स और जानेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे एक कॉस्मिक एडजस्टमेंट के साथ जी सकते हैं। ये एपिसोड एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है कि कैसे हम अंदर के यूनिवर्स को बाहर की कॉस्मिक तरीके से देख सकते हैं। ओपन योर माइंड एंड हार्ट। चलिए शुरू करते हैं। आप ये बताओ कि टैरोट जो है वो फ्यूचर बताता है या लोगों को गाइड करता है? टैरो आपके प्रेजेंट को एनालाइज करके आपका फ्यूचर बताता है। कैसे मतलब? आज अगर आप कुछ कर रहे हो, सपोज आज आपका कुछ प्लान है, ठीक है, आज जो आप कर रहे हो उसको देखते हुए फ्यूचर क्या रहेगा, और अगर मैं आज जो कर रहा हूँ उसको चेंज कर दूँ तो फ्यूचर क्या रहेगा। तो अलग अलग गाइडेंस मिलती है। तो टैरो कोई पर्टिकुलर बिल्कुल एक स्थिर फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं देता। आपके कर्मों के बेस पे क्या फ्यूचर होगा, आप किस पाथ में जा रहे हो, वो आंसर्स करता है। इसलिए जब भी कोई डेस्टिनी पूछता है तो मैं उसको टारो के साथ से बोलती हूँ एक बार कुंडली एनालाइज करवा लो, बिकॉज कुंडली गिव्स यू डेस्टिनी, ठीक है, क्योंकि वो प्लैनेट्स वहीं बैठे हैं। लेकिन टारो की जो रीडिंग्स है वो चेंज होती हैं। आज आप रीडिंग करवाओगे प्रेडिक्शंस कुछ और आएंगी, 3 महीने बाद हो सकता है आप किसी और ट्रैक पे हो, आप प्रेडिक्शन मांगोगे तो वो चेंज हो जाएगी। आजकल क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें हैं, कोई मतलब वो ऐसे कहते हैं कि साइंस ऊपर है, साइंस ऊपर है, तो ये चीज़ें क्यों विश्वास करें? देखो पढ़े लिखे लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन में इन सब चीज़ों को नहीं बताया जाता क्योंकि ये पावर से जुड़ी हुई हैं, ये उन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं जो आपको नहीं दिखाई देती। क्योंकि आज जो भी हो रहा है ना, ठीक है, अभी कैमरे में हम दिख रहे हैं लेकिन और भी कुछ है जो आप और मैं देख पा रहे हैं। कैमराज है, लाइट्स है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है कि आपको ना बांधने के लिए एक जहाँ आप हो साइकोलॉजिकली वहीं पे बांधने के लिए आपको सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है, इसलिए फालतू बोल दिया जाता है। क्या करना होता है ना कि आपको अपने ऑरा के साथ साथ आपके साथ क्या एनर्जीज अलाइन हो रखी हैं, जब आप उनको भी फिक्स करते हैं तब मज़ा आता है, तब समझ आता है कि हमारे लिए क्या लिखा है। तो ये फालतू की चीज़ें उनको लगेंगी जिनको बहुत कुछ नहीं दिखाई देता, जिनका विजन कमज़ोर है, जिनका केतु कमज़ोर है। हम कहते हैं केतु कमज़ोर है, नहीं दिखाई देगा कुछ, आप वहीं तक रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए लगता है फालतू, कोई बात नहीं, लगने दो। जो मज़े लेते हैं ना इसके, जो जितने भी बिलियनर्स हैं ना वो मज़े ले रहे हैं ऑलरेडी इन चीज़ों के, क्योंकि उन्हें पता है एक ताकत है जो अपने फेवर में रखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो एक लिमिट तक ही रह जाओगे। तभी दुनिया के सिर्फ टॉप 1% लोग आगे हैं, बाकी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। राइट। वो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही ऐसा गया है ताकि लोगों को ना हम बाउंडेड रख सके। जैसे स्कूल में नहीं सिखाया जाता ना कि टैक्स सिस्टम क्या है, टैक्स कैसे बचाओगे, पैसे कैसे कमाओ, कैसे टैक्स बचाओ। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि टैक्स सिस्टम चाहता नहीं है कि आप रईस बन जाओ और बचा लो। दुनिया के टॉप रईस लोग टैक्स बचाते हैं। एलन मस्क शायद आज तक टैक्स नहीं दिया उन्होंने, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को कवर करके बैठे हैं। बहुत सारे रईस ऐसे हैं जो टैक्स इतने देते ही नहीं हैं, क्योंकि वो 1% लोग जो कमा रहे हैं वो ऐसे ही कमा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ और भी गेम है जो दिख रहा है उसके अलावा। जो बाकी के लोग हैं वो गलत डायरेक्शन में। डायरेक्शन गलत नहीं है, आप लोग ओपन नहीं है, माइंड को ओपन नहीं करते आप लोग, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ में फ़र्क पड़ता है कि आपके घर से वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सारी चीज़ों को, प्लस आपकी डेस्टिनी क्या लेके बैठे हो। जो लोग नहीं बिलीव करते वो बहुत हाई लेवल पे जा भी नहीं पाएंगे। एक कहावत है ना कि मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। ताकत में बिलीव करते हैं, कुछ तो है। तो कौन बिलीव करता है? जो हाइट पे पहुंचना चाहता है। ऐसे ही नहीं एप्पल का मालिक नीम करोली पहुंच गया था और उसके बाद फेसबुक का मालिक भी पहुंच गया। कैसे पहुंच गए? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कुछ तो है, क्योंकि अड़ते हर कोई कहीं ना कहीं अड़ता है एक ना एक टाइम बाद, और उसको आंसर्स चाहिए होते हैं और वो फिर स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को ही पकड़ता है। आपके हिसाब से एक रीडिंग जो बंदा करवाता है, उस रीडिंग से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है बिल्कुल कम्प्लीटली?
रीडिंग टैरो में होती है, एस्ट्रोलॉजी में हम उसका चार्ट पढ़ते हैं। हो सकती है लाइफ चेंज हो सकती है। कई बार क्या होता है, लोग बहुत अच्छी कुंडली लेके बैठे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे होते। जब तक उनको ये चीज़ क्लिक नहीं करेगी कि हम बेटर कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल कुछ और है, एक बार चेक करवा लेते प्रॉब्लम क्या है, तो तब क्या होता है, कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो वैसा काम नहीं कर रहे जैसा कर सकते। जैसे 10th हाउस में मार्स, ये बच्चा जब पैदा होता है ना, अपने मतलब दादा पापा को रईस कर देता है, ठीक है, स्पेशली फादर को रईस कर देता है। लेकिन बच्चा पैदा हुआ पर वो इफेक्ट नहीं मिला फादर को, तो उसका जो हाउस है उसको हमें एक्टिवेट करवाना पड़ता है। आपको पर्सनली कैसे एस्ट्रोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया? एस्ट्रोलॉजी सेम चीज़, जैसे मैं कह रही थी कि कुछ तो है, सिर्फ इतना नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर शुरू से थी। प्लस मेरे दादाजी इस फील्ड में जुड़े हुए थे। पापा ने आके प्रैक्टिस नहीं किया, बट हाँ मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आई। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद मैं टारो से जुड़ी, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, फिर मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, फिर मैं ऑकल्ट के एक एक करके सारे फील्ड में आई। उसके बाद मैं आज नाड़ी पढ़ रही हूँ एंड आगे की तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज पढ़ना मुझे पसंद है, बुक्स को मैंने कभी छोड़ा नहीं, तो मैं आगे बढ़ती गई एंड एज अ लाइफ कोच आज काम कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि प्लैनेट्स को कैसे अपनी लाइफ को इंटरफेयर करते हैं। मार्स, मरकरी, वीनस, हाँ, ये 9 ग्रह हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियाँ हैं, इनकी पोजीशन कहाँ है, किसके साथ बैठे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, वो आपस में बैठते तो कैसे रिएक्ट करते हैं, 2 एंटी लोग बैठ जाते तो कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे ही प्लैनेट्स की भी एनर्जीज होती है कि वो तो लोगों को सैटर्न बहुत ऐसा लगता है कि बेकार टाइप। सैटर्न को जिसने समझ लिया वो तो उसकी तो पुश्ते बैठ के खाती हैं फिर। ऐसा कैसे? क्योंकि सैटर्न है कर्मों का प्लैनेट। सैटर्न बोलेगा लेट रिजल्ट दूंगा। अब सैटर्न को ना आप इस तरह से देख लो कि स्कूल का एक खड़ूस प्रिंसिपल, ठीक है, जो आता है, राउंड लगाता है और उसके बाद नज़र रखता है सब बच्चों पे, क्लास पे चेक करता है कौन शरारत कर रहा है, कौन जेन्युइन है, ठीक है, और इस हिसाब से या तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, सस्पेंड कर देता है, उनके पेरेंट्स को बुलाता है। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं ना, तो सैटर्न वैसा ही है। सैटर्न जिस बच्चे पे नज़र डाल देता है कि इसको ये बच्चा डिज़र्व करता है, इसको वो दिलवानी है, स्कॉलरशिप दिलवानी है, तो वो फिर उसके साथ पूरी मेहनत भी करते हैं। ऐसे प्रिंसिपल्स भी होते हैं, ऐसे टीचर्स भी होते हैं कि ये बच्चा डिज़र्व करता है, इसको स्कॉलरशिप दिलवानी है, तो चलो उसके साथ मेहनत करते हैं, तो उसको तोड़ता है, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लासेस भी देगा। ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली। तो सैटर्न उसी प्रिंसिपल पे चलता है। सैटर्न उन्हीं को तंग करता है जिनको वो चाहता है कि ये रईस बने, ये पक्का बने। तो सैटर्न की फ़िलॉसफी बहुत अच्छी है। सैटर्न से वो डरते हैं जिनके मन में चोर होता है, एज इन जो कर्म नहीं करना चाहते, जो नीयत अच्छी नहीं रखना चाहते, जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं, वो सैटर्न से डरते हैं। तो उसके लिए क्या करें? सैटर्न कैसे? सैटर्न के लिए देखो, सैटर्न क्या है कि सेकंड का हिसाब लेता है, ठीक है, ये आपका 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेगा। तो बेटर ये है कि आपको अगर टफ टाइम मिल रहा है ना, तो उसको आपका प्रोडक्टिविटी मान के चलें कि अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं खुद को एक्सेल कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि आज ये काम करना है, नहीं हुआ, डिले हो गया, तो उस काम में आप कुछ प्रोडक्टिव करो, क्योंकि वो जो काम है ना वो आगे काम आएगा। बहुत सारी जगह गाइड किया जाता है, मैं तो कहूँगी मिस गाइड किया जाता है। जब 7:30 चलती है ना, तो लोग चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, तो कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रोलॉजर्स या फिर आपके लोकल पंडित हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो आपको बोलेगा कि अरे बेटा 7:30 शुरू हो गई, कुछ मत कर, तू नया कुछ मत कर, ये बोला जाता है। राहु की महादशा, अब राहु की महादशा 18 साल की होती है, 18 साल आप कुछ नहीं करोगे। 7:30 7.5 साल की होती है, आप कुछ नहीं करोगे ना, फेल होगे। ये टाइम है फेलियर्स का, लेकिन वो फेलियर्स के जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो जब आपका वक्त शुरू होगा, वो आपको इतना कुछ देगा कि वो मल्टीप्लाई होके मिलता है फिर। आजकल बहुत लोग रेमेडीज वगैरह भी करते हैं। देखो रेमेडी मैं क्लियरली बोलती हूँ, देखो एक होता है कि आप सिर्फ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, ये दबा दो, ये जला दो, ये बहा दो, मत करना कभी भी जब तक आपकी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने ना हो। जब आप कोई चीज़ बहाते हैं ना, तो आप अपने मदर के हाउस में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपकी कुंडली में बहुत सारे हाउसेस होते हैं, एक मदर का हाउस होता है, एक फादर का हाउस होता है, एक शमशान का होता है, एक आपका पर्सनल होता है, बहुत सारे हाउसेस होते हैं। जब आप कोई चीज़ बहा देते हैं ना, तो वो आपके मदर के हाउस में चला जाता है, तो इफेक्ट मदर पे आता है। जब कोई चीज़ आप दबा देते हैं तो वो नेगेटिव गड्ढे में चला जाता है, हम बोलते हैं इसको शमशान। बहुत सारे लोग क्या होता है, जुपिटर ख़राब हो गया, चलो भाई जुपिटर के लिए हम हल्दी दबा के आ जाते हैं, आपका जुपिटर और डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रेमेडी नहीं करनी होती बिना अपनी कुंडली को देखे। कई बार क्या होता है, राहु से लोग इतना डर जाते हैं, राहु की रेमेडी कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं है आपका राहु कितना अच्छा है, आपको रातों रात वायरल कर सकता है, रईस बना सकता है। आजकल बहुत लोग चौराहे पे करते रेमेडीज, वो करनी चाहिए चौराहे वाली? कोई भी वो तांत्रिक रेमेडीज़ होती हैं जो चौराहे वाली होती हैं, तो उसके लिए तो जब तक ज़रूरत नहीं तब तक मत करो, जब तक
बिल्कुल ऐसा वाला टाइम ना आ जाए कि बिल्कुल यार गले पे पड़ गई या बिल्कुल मौत आने वाला हिसाब हो जाता है ना, कोई भी ऐसी रेमेडी मत करो। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आप इंटीग्रेट करके खुद को नेचर के साथ जोड़ के किसी की हेल्प करके अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हो, वो करो। वो आपका भी भला करते हैं, जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है उनका भी भला करते हैं। जो भी लोग दबाने बहाने जलाने वाली रेमेडीज़ करते हैं उन लोगों को अपनी शक्ल छुपानी पड़ जाती है एक टाइम बाद मेकअप के पीछे, क्योंकि फेस का आप उनके प्लैनेट्स भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ये विश्वास कैसे करें कि सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है? देखो क्या होता है ना कि कंटेंट इतना सारा आ गया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि सब सुन रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ज्ञान है ना ये बहुत डीप है। कोई अगर आपको सिंपल रेमेडीज़ दे रहा है कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो ऐसा हो जाएगा, सबसे पहले तो बिल्कुल सुनना बंद कर दो। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं तो सिंपली ये कहती हूँ कि कोई रेमेडी मत करो। सिंपल ये करो कि आप नेचर के साथ इंटीग्रेट हो जाओ, भला करो तो भला होगा। आप किसका भला करोगे तो मेरा भला होगा, ये आपकी कुंडली बताती है। कुंडली में सिर्फ ये नहीं होता कि राहु अच्छा, मंगल अच्छा, 9 प्लैनेट्स अच्छे। आपकी कुंडली जब आप पैदा हुए तो जो कुंडली बनी थी वो आपके पिछले जन्म के कर्मों को भी बताता है। उसमें कुछ ऋण होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ये पैटर्न बन गई हैं, क्यों आ रही हैं, तो उनको हम लाल किताब के ऋण बोलते हैं। ऋण मतलब कुछ कर्जे, ठीक है, जो आप पिछले जन्म में करके आए। तो इस जन्म में मैं ऐसा क्या करूं, किसकी भलाई करूं, कहाँ भलाई करूं, पैसा कहाँ लगाऊं कि मेरी थोड़ी सी लक अच्छा हो जाए, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि यहीं से सारे राज रईसों के खुलते हैं। नक्षत्रों को अच्छा करना, यहीं से सारे राज खुलते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। आपको कभी मतलब एक मीडियोकर बंदे को कभी नहीं बताया जाएगा कि पैसा कहाँ से आएगा। आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजी एक सिर्फ ब्रेन पढ़ने का ज्ञान हो गया, ठीक है। या फिर एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बोलूँगी कि आपने मुझे एक पैटर्न बताया, मैंने आपको रीड किया, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैंने आपको उसका सोल्यूशन दिया। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ये करो, ऐसा करो, आपकी यहाँ पे गलतियाँ हो रही है उसको ठीक करो, खुद को ठीक करो। कुछ होमवर्क दूंगी आपको ताकि आप खुद पे काम करोगे, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी साइकोलॉजी सेशन में कहीं ना कहीं बंदे के प्लैनेट्स को पढ़ लेती हूँ, उसके फेस रीड करके, उसकी चाल से, उसकी बातों से, और उसको कुछ साइंटिफिक या इंटीग्रेट रेमेडी से जोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब कोई साइकोलॉजी के लिए आएगा तो मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगी कि हनुमान मंदिर चले जाओ और मंगल ठीक कर लो। मैं उसको एक ऐसी रेमेडी दूंगी ना, ऐसा सोल्यूशन दूंगी कि वो अपना मंगल को, अपने मार्स को अच्छा कर सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कहाँ जाके टाइम स्पेंड कर, ठीक है, तो क्या होगा। तो यहाँ से हम उसकी डेस्टिनी को पकड़ पाते हैं, उसकी डेस्टिनी में उसको जोड़ पाते हैं कि वो कैसे उसको रियल असर आएगा। आजकल क्या है, मैक्सिमम यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लेती है, स्ट्रेस ले लेती है, तो आपको लगता है कि इमोशनली कैसे एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सके? इमोशनल स्ट्रगल को देखने के लिए तो देखो हमें मून जो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है वो देखना पड़ता है, अच्छा है बुरा है। कई जगह मून ऐसा होता है डिप्रेशन दे रहा होता है लेकिन पैसा भी दे रहा होता है। अब हम उसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि पैसा दे रहा है, उसको छेड़ेंगे तो पैसा भी गया, है ना। जैसे दूसरे घर में बैठा हुआ मून है ना, तो उसको बोलते हैं उच्च का चंद्रमा, ठीक है। अब अगर ये बैठ गया राशि ऐसी जो डिप्रेशन दे रही है, तो वहाँ पे हम उस बंदे को बोलेंगे भाई मून तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम डिप्रेशन के लिए उसको बोलेंगे कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आप थेरेपी ले सकते हैं, आप थोड़ा सा दूध यूज़ कर सकते हैं नहाते वक्त, ठीक है। या फिर उसको रिमूव करवाने बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके लिए बाकी प्लैनेट्स को भी देखना होता है, बाकी हाउसेस को देखना होता है। कोई भी रेमेडी करवाने से पहले हमें बाकी के हाउसेस भी देखने होते हैं कि क्या करवाएं ताकि इस पर नेगेटिव असर ना आए। ऐसे सिंपली नहीं होता कि आप ये रेमेडी कर लो, ठीक है। अब मार्स को अच्छा करने के लिए एक बहुत पुरानी रेमेडी जो बोली जाती है, रेमेडी बोलो या उसको भक्ति का एक सार बोलो, कि हम बोलते हैं ट्यूसडे को जाओ, कहाँ जाओगे, हनुमान मंदिर जाओगे, बूंदी का प्रसाद चढ़ाओगे। अब मैं लिख के दे सकती हूँ कि 99% ये गलत कर रहे हैं लोग। क्यों? बूंदी का प्रसाद लेंगे 20 रुपये का, वहाँ थोड़ा सा चढ़ाएंगे, बाकी खुद खा लेंगे, सबको बांट दें। होता है, ऐसा ही होता है, होता है। अब ये अगर मैं मंगल की रेमेडी बोल रही हूँ ना, आपका मंगल खराब है, मैंने आपको बोला कि ऐसा कर लो, आप जाओगे थोड़ा सा चढ़ाओगे, बाकी खुद खा लोगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो बूंदी का प्रसाद है, जब कोई मीठी चीज़ को हम फ्राई करते हैं ना, तो वो मंगल बद्ध का रूप बन जाता है, ठीक है। जब आपका मंगल खराब होता है तो उसको हम बोलते हैं मंगल बद्ध, ठीक है। मंगल बद्ध को हम अच्छा करने के लिए कहते हैं कि मंगल के सर्वश्रेष्ठ रूप के पास जाओ और उसको दे के आ जाओ, समर्पित कराओ कि मेरे मंगल की रक्षा करो। आप उसी मंगल बद्ध को ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं प्रसाद समझ के। खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, वो वहीं छोड़ दो ओवरनाइट। अगले दिन अगर आपको प्रसाद मिल रहा है तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसी वक्त जब आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जा रहे हैं, अपनी रेमेडी के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो उसको वहाँ छोड़ के आओ। आपको वहाँ से प्रसाद नहीं लेना और वो आपको नहीं खाना।
नहीं, कुछ कुछ ऐसे करते हैं कि प्रसाद थोड़ा प्रसाद वहाँ चढ़ा दिया, थोड़ा सभी ऐसे कर रहे हैं, बाकी बंदों को वहाँ बांट सभी ऐसे कर रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं बता रहा ना कि वो बूंदी का प्रसाद ही क्यों, बर्फी क्यों नहीं बोली किसी ने। बाकी लोगों को भी नहीं बांटना चाहिए। आप उसको वहीं छोड़ो, ठीक है। जो मैं जो कहती हूँ वही कहती हूँ, मंगल ठीक करना है, छोड़ के आ जाओ प्रसाद वहाँ, माथा टेक के वापस आ। जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ। और जब बात आती है यही कि ये तो मैं कर रहा हूँ, अब बताओ आगे क्या करना है, तो हम आएंगे राशियों पे। अब बताओ आगे क्या करना है, जब जिसको और मंगल के मज़े लेने, मंगल के मज़े किसको लेने हैं? जो चाहता है मुझे नज़र ना लगे, मैं सोशल मीडिया में ब्लॉग डालूँ तो कोई दिक्कत ना है। नज़र इज़ द इशू। सोशल मीडिया पे कपल ने फ़ोटो डाली, लड़ गए घर में, क्यों? नज़र लग गई। मुझे बहुत लगती है नज़र। लगती है, मंगल बद है। अब ये किस लेवल पे बद है ये पता चलेगा, ठीक है। ये कुंडली बताती है कि राशि भी खराब है, नक्षत्र में इशू आ रहा है, तब हम उसको सॉल्व ऐसे करवाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। सोशल मीडिया में आप ग्रो नहीं कर सकते अगर आपका मंगल डिस्टर्ब है तो। नहीं, मुझे तो एक बंदे ने बोला था कि शिव जी की पूजा करा कर। शिव जी को हम कनेक्ट करते हैं मून से, अगर हम शिव जी की भक्ति के लिए बोलते हैं। बाकी मेरा जो मैक्सिमम क्लाइंट है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, सिख है, तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि जाओ शिवलिंग पे जल चढ़ा के आओ, है ना। उनकी धर्म की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी मान्यताओं की रिस्पेक्ट करनी है। तो यहाँ पे रेमेडीज़ हम इंटीग्रेट करवाते हैं, यानी आप किसका भला करो तो आपका भला हो जाए। नहीं, कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो हर ट्यूसडे को। हनुमान चालीसा आपको एनर्जीज देता है मंगल की, दैट्स गुड फॉर यू। नहीं, किसी किसी होता है डाउट कि कब तक पढ़े, 1 साल 2 साल 10 साल 15 वो तो साल। आपकी भक्ति है ना कि हाउ यू फील अबाउट इट, आप कितना ग्रहण कर रहे हो उस एनर्जी को, डू यू फील मतलब minimum पावरफुल कितना अबाउट इट। करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो जब बहुत ज़्यादा इशू आता है तो एक सिंपल चीज़ कई बार होती है ना कि कुछ काम है वो नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई है, तो हम कहते हैं कि यार 100 जाप, ठीक है, 100 जाप एक बारी में करो। बट वो फिर एज ये बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत रेयर मैं किसी को बोलती भी हूँ, तो ऐसे को जो कर सकता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है ये वाली, यह 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। ये जो जाप होता है, मतलब हर रेमेडी का एक कोई भी लिमिट नहीं होती, इसलिए कुछ भी है ना, रेमेडी है या कुछ भी है, अपनी कुंडली दिखाओ। आप किसी का प्रिस्क्रिप्शन देख के दवाई नहीं लोगे ना कि तेरे प्रिस्क्रिप्शन का चल मैं यही दवाई खा लेता हूँ ठीक हो जाए। सेम विद योर कुंडली, एवरी वन इज डिफरेंट। कुआ नंबर और कबाला नंबर क्या है आपके हिसाब से? कुआ नंबर और कबाला नंबर हम न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं। कुआ नंबर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर आप किसी डील के लिए जा रहे हैं तो अपने कुआ नंबर को आप अपने पास लिख के जाओ। जो भी, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड में लिखो, लेफ्ट हैंड पे लिखते हो तो लेफ्ट हैंड पे लिखो, यहाँ पे लिख के जाओ इस एरिया में, अपनी घड़ी के नीचे भी लिख कौन सा सकते हो नंबर लिखा जाए? अपना कुआ नंबर, जो आपका नंबर है। कुआ नंबर की भी अलग फॉर्मूला होता है निकालने का, लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। ये डील, मैं तो उसको डील नंबर बोलती हूँ। आप किसी डील के जा रहे हो, कुआ नंबर लेके जाओ, आपकी सुनी जाएगी। कुआ नंबर ऐसी स्ट्रेंथ रखता है। तो पता कैसे करें कुआ नंबर? कुआ नंबर का फॉर्मूला अलग होता है। कुआ नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ टोटल हम निकालते हैं। लड़कों का अलग सिस्टम होता है, 11 से माइनस करते हैं, लड़कियों का अलग सिस्टम होता है, प्लस कर देते हैं उसमें हम कुछ नंबर, तो वैसे कुआ नंबर निकलता है। तो सबका डिफरेंट होता है। आजकल क्या है, मुझे 1 बहुत दिखता है। वो एंजल नंबर है, वो एंजल नंबर है। इसका प्लैनेट से कोई वो नहीं है, लिंक नहीं है। 11-11 बोलते हैं। 11-11 आपको दिख रहा है, आप सही ट्रैक पे हो, लगे रहो। किस फील्ड में? जो भी आप कर रहे हैं ना, अगर आपको डाउट आ रहा है, आप ये कर रहे हो, घर पे बोल रहे हैं नहीं ये नहीं करना, बट 11-11 नहीं करना है, इट्स एंजलिक नंबर की जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करते जाओ। बाकी कबाला नंबर के बारे में आपने पूछा था। कबाला नंबर का चार्ट अगेन अलग होता है। कबाला नंबर निकालने के लिए पहले आपका नाम लकी नंबर पे होना चाहिए, उसके बाद कबाला निकाला जाता है, उसका चार्ट अलग होता है, उसका फॉर्मूला अलग होता है। कबाला नंबर मैं यूज़ करवाती हूँ उन लोगों को जो स्टॉक मार्केट प्रैक्टिस करते हैं। स्टॉक मार्केट में कितना स्टॉक लेना है, हमेशा अपने कबाला नंबर पे लो, कभी नहीं हारोगे। आपके हिसाब से क्या हर नंबर कुछ ना कुछ करता है, रिप्रेजेंट? हर नंबर रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर 1 to 9 प्लैनेट्स से लिंक्ड है। 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, ठीक है, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर आपका केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स। ये जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं और हमारे पे किसी की कुंडली नहीं है तो न्यूरोस्कोप बनता है, जिसको हम बोलते हैं लोशो ग्रिड। सिर्फ लोशो ग्रिड को देख के हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस दे पाते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। आपका नंबर, हम जो नाम लेके आते हैं वो भी हम लोशो ग्रिड को चेक करते हैं, उसके बाद नेम करेक्ट करते हैं कि पावर कौन सी देनी है आपको। आजकल मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि उसमें बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, एड्रेस ऐसा मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, वो भी तो नंबर्स हैं। 9 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। नंबर्स हर जगह हैं। अब 8 नंबर 4 नंबर के लिए बहुत नेगेटिव बोला जाता है कि 4 नंबर अच्छा नहीं है, बच के रहो। कुछ फेमस एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बट वो न्यूमरोलॉजी को पकड़ के ये बोलेंगे कि 4 अवॉइड करो, 8 अवॉइड करो। देखो 4 और 8 की अपनी खूबी है।
8 शनि है, कर्म से डरते हैं लोग थोड़ी शरारतें करना चाहते हैं, इसलिए बच के चलना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए 8 से बचते हैं। बट 8 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, थोड़ा सा लेट करवा देगा लेकिन सॉलिड सक्सेस देता है। सेम विथ 4 नंबर, 4 राहु का है, ठीक है। अब राहु के साथ अगर आप डिजिटली ग्रो करना चाहते हो, 4 नंबर की पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उसको पॉजिटिव करके चलो। हर नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम कैसे अलाइन करेंगे वो आपको एक्सपर्ट बताएगा। आपका सूर्य है शाइन करने के लिए, 1 नंबर है ना, शाइन करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो 1 नंबर आपको शाइन किधर ले जा रहा है? आपकी शाइन को बदनामी में या फेम में, ओवर थिंकिंग में या फिर आगे बढ़ने में, ईगो में या फिर एक अच्छा लीडर बनने में। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये भी हम न्यूरोस्कोप यानी लोशो ग्रिड देख के बताते हैं। रिपीटिशन है तो नेगेटिव जा रहा है, सिंगल है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट एक सिंगल टर्म नहीं होता। मतलब लोगों को अपने मोबाइल नंबर भी देख के लेनी चाहिए फिर तो। मोबाइल नंबर लो, आपका काम कैसा है, जैसा काम है वैसा नंबर नहीं, बहुत किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, मिल जाता है। कुछ आई थिंक कुछ कंपनीज जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, उस पर मिल जाते हैं ऑप्शंस, आप ले सकते हो। बाकी कुछ स्पेशल नंबर होते हैं। अब सिम वाली कंपनीज को भी समझ आ रहा है, ब्रांड्स को, कि अरे नंबर तो बिकते हैं, तो उन्होंने अपने टैग लगाने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा पैसे में होते हैं सिम, बिकते हैं 1-1, 2-2 लाख में बिकते हैं। आजकल क्या है, आर्किटेक्चर और वास्तु की बिल्कुल नहीं बनती, वास्तु एक्सपर्ट्स की तो क्यों नहीं बनती उनकी? देखो, आर्किटेक्ट चाहता है कि मैं जो काम करूं वो आंखों को भाए, अट्रैक्शन। अब कोई चाहता है मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, मुझे ना ब्लू थीम में कुछ बना के दो। 2 दिन पहले एक आर्किटेक्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैम मेरा इशू सिर्फ इतना है, हम जस्ट एक कोलैबोरेशन मीटिंग के लिए गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम मेरी ना प्रॉब्लम ये है कि मेरी ना वास्तु एक्सपर्ट्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती। मतलब हाँ, नहीं बनती होगी, आई अंडरस्टैंड कि आप समझ गए, मतलब मैं समझ गई, मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपको एक जनरल वास्तु एक्सपर्ट बोलेगा ये वाटर जोन है, यहाँ पे ब्लू कलर दे दो, ये फायर जोन है, यहाँ पे रेड कर दो या फिर पिंक कर दो, ये प्रॉब्लम आती है। सेम यही प्रॉब्लम आती है, मैं कैसे रंग बिरंगा बना के दूँ? किसी का अगर ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, ठीक है, एक दुकान जितनी ऑफिस है किसी का, ठीक है, उसके लिए तो उसकी दुकान है। अब किसी का छोटा सा ऑफिस है, उसको वहाँ की वास्तु करवानी है कि सब कुछ अच्छा रहे, मेरे फेवर में रहे, बिकॉज सराउंडिंग का फ़र्क पड़ता है, जबकि सराउंडिंग कैसी है। अब वहाँ एक छोटे से स्पेस को 30x30, 15x15, जितना भी स्पेस है, उसको मैं रंग बिरंगा कैसे कर दूँ? वो कहते हैं मेरे को एक बहुत सटल सा शेड चाहिए जो अच्छा लगे आंखों को। लेकिन वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं नहीं, यहाँ पे ये नहीं रखना, यहाँ पे वो नहीं रखना, यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है ऐसे वास्तु एक्सपर्ट की जो आपके नक्षत्रों पे काम करे और एनर्जी हीलिंग पे काम करें, एनर्जीज़ पे काम करें। एनर्जीज़ कहाँ से आती हैं? वास्तु के चार्ट में हमारे पास 45 देवी देवता होते हैं। उन देवताओं में 8 से 10 ऐसे देवता हैं जिनकी एनर्जीज़ को आप एक्टिवेट कर दें, नो मैटर ऑफ कलर एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ नक्षत्रों को बैलेंस कर देते हैं, बैठने की डायरेक्शन को बैलेंस कर देते हैं कि बस एक बैठने की डायरेक्शन वास्तु एक्सपर्ट के हिसाब से कर लो, उसके अलावा एनर्जीज़ को बैलेंस कर लो। जो जोन्स हैं, कुछ जोन्स होते हैं जिनको हम एक्टिव करते हैं, अगर जोन्स को हम वहाँ से उनकी एनर्जीज़ को खोल दें तो ठीक है, मज़े हैं, आप रखो जो आपको थीम रखनी है। नहीं, बहुत बंदे क्या करते हैं, वास्तु की नहीं सुनते, बाद में उनके बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, नहीं सुनते। ऐसा एग्जाम्पल एक बैंक का है, HDFC बैंक का हुआ था एक प्रीवियस हिस्ट्री में। तो उन लोगों ने नहीं सुना, जनरेटर का डायरेक्शन चेंज करने को बोला था, उन लोगों ने नहीं सुना, तो लॉसेस हो रहे थे। फिर वो दोबारा घूम के आए, उन्होंने पूछा, तो जस्ट एक डायरेक्शन चेंज करवाया था जनरेटर का। जब स्पेस थी तो यूज़ करो उस स्पेस को, जब बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तब हम एनर्जीज पाएंगे, क्योंकि एनर्जीज़ का गेम बहुत टफ है हमारे लिए भी हैंडल करना, बहुत प्रिकॉशंस के साथ हम एनर्जीज़ को खोलते हैं। डायरेक्शन भी बहुत बोलते हैं कि नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, वो फेस मैटर करता है वास्तु के डायरेक्शन का, आपकी कुंडली के बेसिस पे। अब किसी का मार्स खराब है, उसे साउथ नहीं सूट करेगा। नहीं, लोग बोलते हैं कि नॉर्थ की तरफ जाके पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए वेस्ट की तरफ, वो डायरेक्शंस होती है, क्योंकि अर्थ की कुछ मैग्नेटिक एनर्जीज हैं, वो फिजिक्स भी कहती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना। तो हमारा हेड जो है वो नॉर्थ पोल बताया गया है, एंड जो लेग्स हैं वो साउथ पोल की तरफ जाती हैं। अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जैसे एक मैग्नेट का होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी भी, सर नॉर्थ में होना चाहिए, हमारी जो बॉडी है एक मैग्नेट की तरह अगर देखी जाए तो एक पोल नॉर्थ है, एक साउथ है, पैर साउथ है, सिर नॉर्थ। तो जब हम दो एक जैसे पोल्स को साथ में लाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट्स में वो भागते हैं ना दूर दूर, तो इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन में मना करते हैं कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं, इसलिए आप साउथ पे सिर रखो या फिर वेस्ट पे रखो, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत डीप नॉलेज है, ऐसा नहीं होता कि जस्ट वन रीज़न इज इनफ। आपके हिसाब से क्या बिना तोड़ फोड़ के वास्तु जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं अपन?
कर सकते क्योंकि हैं। लोग बोलते हैं कि इतना तोड़फोड़ होगा, इतना कौन कराए, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे तोड़फोड़ में, वास्तु लोग इसीलिए नहीं करवाते क्योंकि उनको इसी चीज़ का डर रहता है कि तोड़फोड़ हो ऐसे जाएगी, होंगे ज़्यादा खर्च। ये बता देंगे, ऐसा बोल देंगे, गेट का चेंज करवा देंगे या किचन चेंज करवा देंगे। देखो हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं एनर्जी। वास्तु में ना हमारे होते हैं वास्तु पुरुष, और वास्तु पुरुष की नाभि से एनर्जीज निकलती हैं और एक टाइकून बनाती हैं, एक भंवर बनाती हैं जो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर ईस्ट में जाती है, ईस्ट से साउथ में आती है, साउथ से वेस्ट में जाती है, ठीक है। तो ये एक भंवर बनता है, ऐसे एनर्जीज फ्लो करती है जो नाभि से निकली, लेकर टाइकून जैसे भंवर बोलते हैं, भंवर की तरह एनर्जीज घूमती हैं। इन्हीं एनर्जीज को हमें या तो हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसे बैलेंस करना है या फिर क्लॉकवाइज ही हमें सही करना होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये वास्तु वाले ही समझ पाएंगे, ठीक है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हाउ ही वर्क्स। तो ये भंवर जो बन रहा है ना एनर्जीज़ का, जो फ्लो कर रही है, ठीक है। अब कोई अगर हमारे पास आ रहा है, बोल रहा है कि यार मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉल्स आ रही हैं, अभी ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं है, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है। एक मॉडल ने मुझे अप्रोच किया, उसने कहा मैम मेरे को ना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ जा रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, सब अच्छा हो रहा है और मेरे नाम की स्क्रिप्ट भी बन जाती है, मेरा क्या रोल है वो भी हो जाता है, लेकिन मुझे सेट पे नहीं बुलाते। 1 महीने से ऐसा हो रहा है, काम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो एक उसके क्वेश्चन का एक फ्लो बना जो मेरी नज़र से उसके वास्तु के नॉर्थ से बना, अपॉर्चुनिटी आई, ईस्ट है सोशली कनेक्ट होने का, उसने इंटरव्यू दिया, साउथ है फेम का, स्क्रिप्ट बन जाती है, उसके नाम की स्क्रिप्ट आ जाती है, सब कुछ रेडी हो जाता है। उसके बाद आता है पैसा आने का, जो है वेस्ट डायरेक्शन। तो जब ये वेस्ट डायरेक्शन में आके प्रॉब्लम आ रही है ना, वो तेरे वेस्ट में क्या है, उसने मुझे क्लिप भेजी कि दी ये वाला जोन से लेके दिस इज़ वेस्ट, ठीक है। उसको मैंने जैसे से गाइड किया था, उसने उसी तरह से मेरे को भेजा। तो मैंने उसको वेस्ट देखा, तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, कल मार्केट जा, 2 लाइम कलर के पर्दे ले आ, इसको कवर कर दे, ठीक है। तो और बाकी बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि उसके घर में वेस्ट में ही मंदिर था, तो मंदिर की मैंने एक उसको काम बोला कि एक काम कर, मंदिर में तुझे ऐसे स्लिप रखनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने उसको बोली। 3 दिन बाद मुझे उसका कॉल आता है, उसने मुझे ये भी बोला कि ना थीम के हिसाब से नहीं जा रहा लाइम कलर, तो 3 दिन के लिए कर ले, सेट पे पहुँचेगी, हटा देना। 3 दिन के अंदर अंदर वो एयरबीएनबी का शूट था, वो पहुँच गई। कि ये कैसे हुआ? मतलब तेरा मन है तो हटा दे। नहीं क्यों हटा दे, अरे पैसे आ गए मेरे, 20,000 रुपये मिल गए। दिस इज़ हाउ द एनर्जी फ्लोज। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कर दो। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी के घर जाऊँगी, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी तोड़ दो, किचन को यहाँ ले आओ, वॉशरूम को वहाँ ले जाओ। वी हैव एनर्जीज, किस एनर्जी को कहाँ ला के न्यूट्रल करना है, किस एनर्जी को कहाँ ला के बैलेंस करना है, किस एनर्जी को बढ़ाना है, वो हम कलर्स के थ्रू कर सकते हैं। प्लांट्स भी लगाते हैं बहुत घर पे, उसमें मैटर करती चीज़ें। प्लांट्स मैटर करती हैं, स्पेशली जो नक्षत्रों के पेड़ होते हैं, जैसे आंवला है, आम है, ये नक्षत्रों के है। कदम का पेड़, ठीक है, और आपका अशोक का पेड़, पोमोग्रेनेट, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी एनर्जीज आपके नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं। हमारी कुंडली में 9 ऐसे नक्षत्र होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो आपको जस्ट वो अवॉइड करने होते हैं जो आपके नक्षत्र के एंटी हैं। जो आपके नक्षत्रों से मिल रहे हैं उन प्लांट्स को आप लगाओ, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप रोज़ आधा गिलास पानी देना शुरू कर दो ऐसे प्लांट्स को। हो सकता है आपके घर में जगह ना हो, पेड़ का लगाऊं, नहीं लगा सकता, बॉन्साई की फैसिलिटी है मार्केट में, आप बॉन्साई लेके आ जाओ, ठीक है। आजकल के लोग रोज़ लगा रहे हैं, फ्लावर नहीं लगा लगाओ, देखो जो फ्लावर्स जो आपके फ्लावर्स की वैरायटी है वो स्काई एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, ठीक है। तो उन कलर्स को वीनस अच्छा करते हैं, इन कलर्स को आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो दे आर, मतलब ये कभी पेड़ कभी किसी का बुरा नहीं करते, बट हाँ अगर आपको नक्षत्र मजबूत करने हैं तो आप अपने नक्षत्र का एक लकी पेड़ भी एक लगा लेते हैं ना घर में, बॉन्साई भी लगा लेते हैं, तो इट विल गिव यू अ हिट शो। तो घर के अंदर पेड़ लगाए या बाहर के पेड़ लगाए? बाहर। मेरे आप अपने घर की बाउंड्री के अंदर लगाओ, बस जितना एरिया आपका है। घर में जो बाउंड्री है, जो चारों तरफ पेड़ लगा दिए पापा ने। चारों तरफ लगा लिया, आप साउथ से हटवा सकते हो। साउथ से वेस्ट के बीच में जितने पेड़ हैं हटवा दो। सिर्फ नॉर्थ में रखो, ईस्ट में रखो। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं रखने, नॉर्थ ईस्ट को बंद नहीं करना, नॉर्थ में रखो, ईस्ट में रखो। आपके हिसाब से वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में कोई कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जैसी कुंडली वैसी वास्तु। अब जो लोग मार्स लेके बैठे होंगे ना खराब अपना, तो उन लोगों को साउथ वाले घर मिलते हैं, साउथ एंट्री मिलती है। ऐसे घरों में 2 भाई नहीं रह पाते फिर, ठीक है। तो हमें पहले अब क्या होता है कि स्पेशली 4th हाउस का जो मंगल होता है ना, ऐसे लोगों को घर हमेशा खराब वास्तु का मिलता है,
ठीक है। और क्या होगा, ये उस वास्तु को कभी ठीक भी नहीं करवा पाएंगे जब तक ये अपने मंगल को ठीक नहीं करते। कि कुछ ना कुछ करवाएंगे, अच्छे से अच्छा वास्तु एक्सपर्ट फेल हो जाता है इन लोगों के घर में आके, क्योंकि वो आता है देखता है। अब प्रॉपर यहाँ पे हमें चाहिए क्या, तुम पहले अपना मार्स ठीक करो, मार्स को हील करो, ठीक करो, बैलेंस करो, उसके बाद देखो आपके घर की ट्रीटमेंट कितनी अच्छी सूट करेगी आपको। तो इसलिए पहले हम कुंडली देखते हैं ताकि हमारे दिए हुए काम भी उनको सूट करें। तो इसलिए पहले हम कुंडली देखते हैं वास्तु करने से पहले। हर किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के लिए साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। आपके हिसाब से इंट्यूशन एक स्किल है जो लोग प्रैक्टिस करके चेंज कर सकते हैं? इंट्यूशन है, अगर मैं कुंडली की बात करूं फिर से, इंट्यूशन आती है केतु से। आपका केतु और आपका गुरु मतलब जुपिटर, जितना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन उतनी स्ट्रॉन्ग। और इंट्यूशन ही है जो आपको सिचुएशन से पहले बता देता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या गलत होने वाला है। जिसके साथ आप बैठे हैं उसकी एनर्जी कैसी है। कुछ लोग सिचुएशन को देखते हैं और बता देते हैं, कुछ लोग पहले ही नज़र में बताते हैं ना कि मुझे समझ आ गया था ये बंदा कैसा है। उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इंट्यूशन वाला जो इंसान है या जिनकी इंट्यूशन अच्छी है, वो लोग एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को। मुझे लगता है ऐसा कि मैं इस बंदे को एनालाइज कर पा रहा हूँ। हाँ, तो वो केतु की पोजीशन अच्छी होगी कुंडली में। जब आपको यूनिवर्स सिग्नल भेजता है तो आप उसको कैसे डिकोड करते हो? क्योंकि एज ए नॉर्मल बंदा जो होता है उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है आपके हिसाब से। तो बहुत लोग तो जानते भी नहीं है कि यूनिवर्स के साइंस क्या है। जब मैंने एंजल ऑरेकल्स पढ़े थे, एंजल ऑरेकल्स यही होते हैं कि यूनिवर्स आपको नंबर के थ्रू गाइड कर रही है। पंख होते हैं ना, बर्ड्स की फिन्स होते हैं, उसके थ्रू गाइड करते हैं। आपको बटरफ्लाइज के कलर्स के थ्रू गाइड करते हैं। तो बहुत सारे आपका टाइम क्या है, क्या आपको पैटर्न दिख रहा है, ये सब चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं, ये प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ कोई डिकोड नहीं करता, बिकॉज इट्स अ डीप साइंस। ठीक है। अब क्या है, एंजल, इसको हम कहते हैं एंजल ऑरेकल्स। ठीक है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है, आपकी सराउंडिंग क्या यूनिवर्स दे रही है, क्या आपका फ्यूचर आज आपसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है। तो ये साइंस है, ये हर कोई डिकोड नहीं कर पाता पहली बात, क्योंकि बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन यही है, कुछ नंबर्स हैं आपको बार बार दिखते हैं। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये नंबर्स जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्लैनेट्स के हैं। लेकिन जब हम ऑरेकल्स की बात करते हैं कि कुछ साइन हमें मिल रहे हैं, 4 बार बार दिख रहा है, 5 बार बार दिख रहा है, कुछ भी 1 to 9 बार बार, तो उनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इसलिए जो अपने गांव वगैरह में होते हैं जो बाबा पीकॉक के पंख यूज़ करते हैं। पीकॉक के पंखों का तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में है जो है, लेकिन जो पंख होते हैं कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा काले वाले जो क्रो के पंख होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा वो दिखें तो थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि कुछ होने वाला है, किस टाइप का कलेश होने वाला है। बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो डेथ को भी दिखाते हैं कि कोई डेथ सुनने में आने वाली है। ठीक है। तो खैर ऐसे डरना नहीं, बट हाँ ये है कि अगर आप डिकोड कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो पर आपके मन में है कि यार कुछ तो है, मुझे जानना है, तो एक्सपर्ट से बात करो। आजकल बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो बोलते हैं मैं मांगलिक हूँ, मैं मांगलिक हूँ। वो क्या है मतलब वो मांगलिक? मांगलिक या मांगलिक ना होना, ये मंगल की पोजीशन है कुंडली में। दिन में अगर 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना तो 5 मांगलिक होते हैं। तो वो क्या है, मंगल इन 1st 4th 7th 8th 12th इन हाउसेज में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो। तो मांगलिक वाले लोग कैसे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनका मार्स बहुत स्ट्रांग होता है। अब 1st हाउस 7th हाउस 12th हाउस वाले पॉजिटिव मांगलिक हैं, इनका एग्रेशन, इनकी एनर्जी पॉजिटिवली काम करती है। यही अगर 4th हाउस और 8th हाउस है, ये सारी एनर्जी पूरे दिन कुड़ 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 घिसते रहेंगे, अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। ये मंगल जो है ये नेगेटिव मंगल हो जाता है। तो मांगलिक होना अच्छा है, मांगलिक होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एनर्जी देता है। नॉन मांगलिक होता है वो अमांगलिक, नॉन मांगलिक या फिर मांगलिक ना होना एक तरह से। तो बाकी हाउसेज में तो शादी भी करनी चाहिए मांगलिक से मांगलिक। हाँ, वो एग्रेशन के लिए है, क्योंकि देखो आप गुस्सेल हो, आपकी पार्टनर गुस्सेल नहीं है, तो वो आप उस पर हावी पड़ोगे ना। दोनों मांगलिक हो तो एक दूसरे को समझो के अपने स्टाइल में शांत कर लोगे। तो पहले ये चीज़ें मैटर करती थी, क्योंकि पहले लड़कियां बहुत टिमिड होती थी, घर में बंधी हुई, 4 दीवारों से ज़्यादा कुछ देखा नहीं, तो इसीलिए कहते थे कि भाई हमारी लड़की मांगलिक नहीं है तो नहीं वाले से शादी करते हैं। ठीक है, ताकि बैलेंस ऑफ एनर्जीज और एग्रेशन। क्या ड्रीम्स में कभी यूनिवर्स इंडिकेशन देता है कुछ करने का? हाँ, जिन लोगों का केतु बहुत स्ट्रांग होता है उन्हें सपने में बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। कहते हैं कि यार इस बंदे से तो मैं मिला था। मेरे होता है बहुत बार, मतलब मैं कहीं भी न्यू प्लेस पे जाऊँगा ऐसा लगता है मैं आ चुका हूँ पहले। डेजा वू होता है, वो जिनके केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें पहले दिख जाती हैं। हो सकता है आप किसी बंदे से पहले नहीं मिले हो, उससे आप मिले पर इससे मैंने कहीं देखा है, ऐसा होता है। तो ये केतु बताता है कि आपका केतु बताएगा कि आप क्या देख रहे हो, क्या आप फील कर रहे हो। कुछ लोगों से नहीं मिले पर वो
फिर आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं, वो भी हमें आपकी कुंडली से पता चलते हैं। कुछ चीज़ें बार बार वही पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है, वो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं। कुछ हीलिंग्स हैं, जो कुछ ऐसे कर्जे हैं जिनको हम बोलते हैं लाल किताब के ऋण। अगर कुछ ऐसा है जो आपके थ्रू कोई काम होना है तो बार बार इंडिकेशंस मिलते हैं, ठीक है, तो हमें वो काम करने होते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कोई बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के रेडी है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी देखो, बंदा तभी होता है जब इंसान को वो ऐसे बंदे के पास भेज दें, ठीक है। दिस इज़ वेरी डेस्टाइंड प्रोजेक्ट, मतलब ऊपर वाले की मर्ज़ी है तो आप ऐसे बंदे के पास पहुंच पाओगे, नहीं तो आप उसी पैटर्न में घूमते रह जाओगे। कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, जो हो रहा है ना वो साइंटिफिकली तो नहीं हो रहा, कुछ और है, ठीक है। तो वो हमारे जैसे हीलर्स के पास पहुंचते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हील करो, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कपल्स ऐसे होते हैं, कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बट ये फाइट क्यों हो रही है, आई डोंट वांट टू लूज़ हर, आई डोंट वांट टू लूज़ हिम, ठीक है, ये फाइट क्यों हो रही है, क्या करवाना चाह रहा है हमसे, मतलब यूनिवर्स हमसे क्या करवाना चाह रही है ऐसा, या हमारे लिए ऐसा क्या हो रहा है। तो दे ब्रिंग अस दी कुंडली एंड वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि ओहो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्या कोई बंदा प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ एक साथ चल सकता है? चल सकता है, उसके लिए एक चीज़ चाहिए, वो है पीस ऑफ माइंड। वो लोगों को बस है नहीं। पीस ऑफ माइंड लोगों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अपनी दुनिया छोड़ के बहुत बड़ी दुनिया एक बना ली है, जो हम सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं कि ऐसी लाइफ, ऐसी गाड़ी, कंपैरिजन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हो, डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी एक छोटी सी दुनिया है, उसको बैलेंस करके चलो, वो पीस ऑफ माइंड देगा। आपकी दुनिया छोटी सी ही रहेगी, उसके बाद जब आप उस छोटी सी दुनिया में एक्सेल करोगे तब आप एक बड़ी दुनिया में जाके एक्सेल कर पाओगे। यानी खुद को बैलेंस करो, दूसरों को कंट्रोल करना बंद कर दो, अपना पीस ऑफ माइंड पे आप फोकस करो, तब आप बहुत बड़ा गेम खेल पाओगे। आप लोगों को इतना सारा रीडिंग्स करते हो, वास्तु को बताते हो, आप खुद को कैसे हील करते हो फिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि ऑब्वियसली हमें भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग रोके जाते हैं, कुछ आप लोग, इतने लोगों की हेल्प करते हो। देखो हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना वो यूनिवर्स की नज़र में खटकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन लोगों को कुंडली दी है कि भाई इसकी तो हमें लव लाइफ ख़राब करनी है, वो पहुंच गए हमारे पास, हमने उन्हें डायरेक्शन दे दी, तो वो प्लैनेट्स अपना गेम हमारे ऊपर लाते हैं ना फिर, तो हमें भी खुद को हील करना होता है। इसीलिए मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर हर यूथ को, जेन ज़ी, अल्फ़ा, मैं यही कहती हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसी रेमेडी मत करो जो कहीं ना कहीं इधर उधर पंगा डाले, जैसे कि जलाना, दबाना, बहाना। आप जब ऐसी रेमेडीज़ करते हैं ना तो प्लैनेट्स बहुत नाराज़ होते हैं। कलयुग है, कलयुग में एक चीज़ जो आप सबसे अच्छी कर सकते हो वो है इंटीग्रेशन, एक दूसरे की हेल्प। ऐसा क्या करो कि किसी का भला करके अपना भला कर लो। ये जो टाइम है ना, ये टाइम बहुत ज़्यादा तपस्या का नहीं है। जो ह्यूमन लाइफ है वो कम हो गई है। पहले 120 साल अगर इंसान जीता था तो आज 60 साल जितना हो गया है, एवरेज आ गया है 60 साल का, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो बोनस है, ठीक है। इस 60 साल के लाइफ स्पैन में आप ऐसा क्या करोगे, किसी का भला करोगे कि आपका वो जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल, वो टूट जाए, ठीक है, आप उससे निकल जाओ। आप किसी का भला करो तो आपके प्लैनेट्स अच्छे हो जाएं, क्योंकि हर प्लैनेट किसी इंसान से जुड़े हैं, किसी एनिमल से जुड़े हैं, किसी बर्ड से जुड़ी है, किसी ना किसी आपके एलिमेंट से जुड़ी है। कि आप अपना प्लैनेट अच्छा करना चाहते हो तो आप किसी की हेल्प कर दो। वो किसी कौन है वो हम बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सैटर्न, अगर सैटर्न आपको अच्छा करना है अपना, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनकी कभी बेइज्जती मत करना, उनकी कमज़ोरी पे कभी उनको लात मत मारना, उनकी कमज़ोरी पे कभी उन पे हाथ मत उठाना, उनकी बेइज्जती मत करना। आपका सैटर्न आपके फेवर में काम करेगा, ठीक है। और सेम चीज़ विद सपोज़ मार्स, अगर मार्स की बात करूँ, अगर आपका मार्स ख़राब है, आपके मामा तरक्की नहीं कर रहे होंगे, आपके चाचा तरक्की नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, आपके भाई की लाइफ में इश्यूज़ आ रहे होंगे, अपने मार्स को अच्छा करोगे। मार्स कैसे अच्छा कर सकते हैं? आप फौजी लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है, जो पुलिस वालों के लिए कुछ कर सकते हो, ऐसे वेलफेयर सोसाइटी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हो, जो जंगल के जितने भी एनिमल्स होते हैं, बंदर है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, ठीक है। तो मार्स से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनकी जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे प्लैनेट्स हील हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप उस एलिमेंट को ठीक कर रहे हो तो आपका ग्रह अच्छा हो जाता है। तो इसलिए इंटीग्रेट करो। मैं हर किसी को, स्पेशली जिन लोगों का जुपिटर केंद्र में होता है ना, जुपिटर केंद्र मतलब 1 4 7 10, अगर जुपिटर यहाँ बैठा है तो मैं इन लोगों को कहती हूँ कि भाई अगर तुम पाठ पूजा करते हो, दिन का 1 घंटा लगाते हो, उसको बंद कर दो। मैं ये नहीं कहती कि अपने धर्म को छोड़ो, करो, ठीक है, अपने धर्म का पक्का रहने से आपका जुपिटर अच्छा रहता है। लेकिन आप जो भी कमाते हो ना, आपकी कमाई का 1 to 10% आपकी मर्ज़ी निकालो और उसको इंटीग्रेशन में लगाओ, किसी की हेल्प करो,
ठीक है, आप जैसे ये काम करेंगे आपकी मनी कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। ये जुपिटर फिर इतना पैसा देता है। आजकल बहुत लोग लव भी लेके आते हैं कि प्यार मोहब्बत की चीज़ें। बहुत बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रीडिंग्स आती हैं मेरे पास। क्या एस्ट्रोलॉजर इसमें हेल्प कर सकता है प्रिटेंड करने में? कर सकता है, जिसकी कुंडली में वीनस खराब होता है। ज़्यादातर जो हमारे पास पहुंच रहे हैं वो वीनस खराब की वजह से पहुंच रहे हैं। पैटर्न ही नहीं बन पा रहा, कोई सही बंदा नहीं मिल रहा है तो रोना धोना कलेश यही चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही। ये पैटर्न क्यों बन रहा है? जब ये पैटर्न्स बनते हैं तभी लोग हमारे तक पहुँचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। उनके वीनस अच्छे करवाने पड़ते हैं, स्पेशली 9th हाउस वीनस। ये बंदा बहुत रोता है प्यार के लिए, इसको प्यार जल्दी से मिलता नहीं है, बहुत परेशान रहता है, इसलिए ब्रेकअप भी ज़्यादा हो रहा है। ब्रेकअप होता है और डिवोर्सेस होते हैं। वीनस 4th हाउस मैरिज अच्छी नहीं होने देता, मैरिज को ख़राब करता है। दूसरा 9th हाउस वालों का तो बहुत ही बुरा हाल रहता है, ये तो बहुत रोते हैं। 50 साल की उम्र में भी कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, शादी ही नहीं हो रही भाई, तब तो क्या ही करोगे शादी करके। लेकिन हाँ ये है कि वीनस अच्छा करते हैं। तो आप कैसे गाइड करते हो जो कंफ्यूज लोग होते हैं? जो कंफ्यूज लोग होते हैं, देखो रीडिंग जो मैं रीडिंग करती हूँ ना वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड नहीं होती। एज अ साइकोलॉजिस्ट उनके माइंड को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कोई सामने बैठता है तो उसका ऑरा, उसकी एनर्जी, उसका बात करने का तरीका बहुत कुछ बता देता है उसके बारे में। और इस चीज़ को जब हम पूरा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसकी चाल, उसकी बात, हर चीज़ को समझाना पड़ता है, नंबर सीखने पड़ते हैं, उसका लोशो ग्रिड बहुत मैटर करता है। लोग बोलते हैं कि परफेक्ट मैच, इसका मतलब क्या है मतलब एस्ट्रोलॉजी में? देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु केतु शनि तो बैठे हैं। हर बंदे के लोग बोलते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है। हमारी कुंडली में ना कुछ लगन होते हैं, जैसे वर्गो, आपके फर्स्ट हाउस में अगर 6 नंबर लिखा है तो ये लोग कहते हैं परफेक्शनिस्ट। यही लोग होते हैं ज़्यादातर जिनको OCD इश्यूज़ आ रहे होते हैं, और भी लोग होते हैं लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ठीक है। ये अगर लड़की है तो ये किसी फंक्शन में जाने से पहले बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करेगी कि मुझे बेस्ट दिखना है, इसकी लिपस्टिक का कलर, इसकी चुन्नी, सब परफेक्ट इसको चाहिए, ठीक है। और इसलिए इन लोगों को OCD के इश्यूज़ भी रहते हैं अगर मरकरी अच्छा नहीं है तो, ठीक है। तो ये होते हैं मिस्टर एंड मिसेस परफेक्शनिस्ट, इनको सब परफेक्ट चाहिए। आपके हिसाब से लव रीडिंग्स में सबसे मिथ क्या है अभी तक आप? देखो क्या है कि अब सोशल मीडिया का टाइम है, बम्बल का टाइम है, डेटिंग ऐप्स का टाइम है, तो लोगों को लगता है हम जिससे मिले बस हमारा सोलमेट है, उसी से शादी होनी चाहिए, वही हमारा सब कुछ है। वो चीज़ जब होती नहीं है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब देखो आपके लाइफ में पैटर्न तो तब तक बनेगा जब तक आप मिस्टर राइट से या अपने राइट पार्टनर से नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं अब 18 साल की लड़की आएगी कि हु इज़ माई सोलमेट। भाई अभी तो तुमने देखा क्या है, वो बोलते हैं तुम्हें अभी सोलमेट चाहिए। वाइब्स में होनी चाहिए, वाइब्स। वाइब्स, देखो वाइब्स तो क्या है, कलयुग है, मुझे तो लगता है कर्म से ज़्यादा कांड मिलने चाहिए, ठीक है। बट हाँ वाइब क्या होती है, वाइब ये होती है कि हाउ डू यू हैंडल थिंग्स टुगेदर। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं एक कपल में। एक टाइम बाद इंटीमेसी काम नहीं आती, दोस्ती काम आती है। तो कैन यू बी फ्रेंड्स, क्या आप रात के 2 बजे हाई फाई दे सकते हो एक दूसरे को आज से 10 साल बाद शादी के? तो दैट इज़ वेयर वी वॉन्ट द बेस्ट कंपैटिबिलिटी फॉर पार्टनर। आप 2-4 साल साथ में रहे, उसके बाद आपके अफेयर बाहर शुरू हो गए, तो दैट इज़ नॉट अ कंपैटिबिलिटी ना। क्या करोगे गुण मिला के? अट्रैक्शन होता बेस्ट यही होता है कि हाँ आपकी कंपैटिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हाउ डू यू हैंडल थिंग्स, क्योंकि एक टाइम बाद सारी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी, दोस्ती काम आएगी। हाउ डू यू हैंडल थिंग्स। आप एनर्जी को कैसे फील करते हो बिना वर्ड्स के? एनर्जीज़ को फील करने के लिए जब हम सामने किसी के बैठते हैं तो उसकी बैठने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। एनर्जीज़ के लिए जब हम टैरो किसी का खोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम किसी की कुंडली देखते हैं, सबसे पहले खुद को चार्ज रखना पड़ता है। तो जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमको कम लग रही होती है तो तभी समझ आता है कि सामने वाला कितनी नेगेटिविटी लेके आया है। कुछ लोग आते हैं रोके जाते हैं, एक रीडिंग के बाद सिर में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बहुत, अब कुछ लोग आ रहे हैं तो अपना बहुत कुछ दुखड़ा सुना के जाएंगे, अपना दिल हल्का करके जाएंगे, तो वो कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कार्मिक नंबर क्या होता है? बहुत सुनने में आ रहा है आजकल वीडियोस में। कार्मिक नंबर न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद कुछ नंबर्स ऐसे पिक किए गए कि इन लोगों के साथ सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि 13 नंबर कार्मिक है, 14 नंबर कार्मिक है। मेरे एक्सपीरियंस में 15 नंबर इज़ ऑल्सो कार्मिक, क्योंकि 15 नंबर वाली लड़कियों को मैंने बहुत देखा है कि ये शादी में सुखी नहीं हो पाती, शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम आती है। 13 नंबर है, ये अपनी जिस वर्क कल्चर में है वहाँ बहुत टॉक्सिसिटी मिलती है, ठीक है। 14 नंबर है, यहाँ पे बदनामी बहुत मिलती है। 15 नंबर शादी में प्रॉब्लम। 16 नंबर ये पैटर्न में फंसा रह जाता है लव और अट्रैक्शन के, यहीं पे धोखे खाता रहता है, ठीक है। इसके साथ स्कैम हो जाएंगे, ठीक है। लड़की है तो MMS बन जाएगा। और 19 नंबर है, ये अपनी फैमिली के लिए करता रह जाएगा, फैमिली लास्ट में इसको कुछ नहीं ऑफर करती हेल्प, ठीक है। तो कार्मिक नंबर में सक्सेस नहीं मिल पाती। कार्मिक नंबर में कुछ ना कुछ एक टॉक्सिक साइकिल्स बने रह जाते हैं। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखूं तो कार्मिक
हम देखते हैं ऋण। अगेन लाल किताब का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं प्लैनेट की जो बताती हैं कि कार्मिक आपका क्या दिक्कत है, कहाँ से ये कार्मिक साइकिल बन रहा है कि आप परेशान हो। आप कहोगे कि मैं डिज़र्व नहीं करता, मुझे ऐसे लोग मिल गए, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। तो हम लाल किताब की नज़र से देखें तो इनको हम ऋण बोलते हैं। ऋण मतलब आपके डेट्स कहाँ से आए, पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म करे जो उतारो तभी कुछ होगा, ठीक है। ये ऋण कोई नहीं उतरवाता जल्दी से। कर्मा जो होता है वो होता है कुछ जैसे मिथ है। कर्मा क्या है, जो आप कर्म कर रहे हो वही कर्मा है। अब वो कर्म अच्छा कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेवारी को छोड़ के कर्म कर रहे हो, इट्स बैड कर्म। अगर मेरे घर में बच्चे बैठे हैं, वो रो रहे हैं और मैं पार्टी में नाच रही हूँ, तो दैट्स अ बैड कर्मा, क्योंकि उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें दुनिया में लाई हूँ तो उनको मेरी ज़रूरत है। बट यही अगर मैं उन्हीं के फ्यूचर के लिए घर से बाहर निकल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और उनको छोड़ के जा रही हूँ, तो इट्स अ बैलेंस्ड कर्मा। यानी लोग बोलते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। देखो हम लिखते हैं वो होता है। देखो आपकी लाइफ जो है ना, जो मैं पर्सनली कहती हूँ वो 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक आप डेस्टिनी लाए हो, 33% इज़ योर डेस्टिनी, 33% इज़ योर सराउंडिंग, कि वो आपको क्या एनर्जी देते हैं। तो हम कहते हैं अपना वास्तु ठीक करो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, अपने पैटर्न को अच्छा करो। नंबर 3 इज़ योर कर्मा। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है पर करते कुछ नहीं हो, तुम पूरे दिन वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, कहाँ से आएगा पैसा? कर लो जितने उपाय करने, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस आप रील देखते हो, उपाय करके फिर लेट जाते हो। ये कर्मा है, भाग रहे हो अपने सपनों के लिए। मैं सबसे पहले कहती हूँ आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो पहले ये बताओ, तब मैं आपको बताऊंगी फाइनेंशियल अबंडेंस कहाँ से खुलेगी। मेहनत कर रहे हो, धक्के खा रहे हो, कर क्या रहे हो, पैटर्न को अनलॉक कर रहे हो। तुम करते कुछ नहीं हो, पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हो, उसके बाद कहते हो पैसा नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा, बैठे रहो। फिर लास्ट जो है वो 1% पावर है, वो उस भगवान की पावर है, वो आपके ईष्ट की पावर है, वो आप यूनिवर्स की पावर बोलो, वो पावर है जो आपकी नीयत से आती है। आपकी नीयत अच्छी है तो यूनिवर्स भी हेल्प करती है, पूरी कायनात को लगा देती है आपको सक्सेस करने में। अगर वो 1% आपका ख़राब है, यानी आपकी नीयत ख़राब है, आप कहते हो कि भाड़ में जाए ये, भाड़ में जाए ये, रहने दो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को लत मार दी, आप ऐसे काम करो तो वो 1% आपको कभी सक्सेस नहीं होने देगा ना। 99% मिलेगा। 99 अगर मिल भी गया एक बार कि आपने बोला मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं वास्तु अच्छी है, मैं मेरी कुंडली अच्छी है, कुंडली के उपाय कर रहा हूँ, वो 1% आपको रईस नहीं बनने देगी। क्यों? क्योंकि 1% आपकी नीयत है। आपने गलत नीयत के साथ आगे बढ़े थे आप, ठीक है, आप गलत नीयत के साथ आगे बढ़े, आपने कुंडली के उपाय करे गलत नीयत के साथ कि ये टोटका कर लो, तंत्र मंत्र करके किसी और के ऊपर फेंक दूँ, वो 1% आपको कभी सक्सेस नहीं देगी। तो वो होती है इंटीग्रेशन, वो होती है आपकी नीयत। अपने थॉट्स और इमोशंस को एक साथ कैसे बैलेंस करके चले हम? आपके थॉट्स जो है ना, देखो यहाँ पे फिलॉसफीज़ काम आती हैं। मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बुक्स पढ़ो। आपकी जितनी थॉट्स हैं, हम क्या करते हैं, एक एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बोलती हूँ कि दिन में देखो 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं। सबको लेके नहीं बैठ सकते आप, सबके बारे में आप विचार नहीं कर सकते। आप क्या करो, एक पेन लो, पेपर लो, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलती हूँ क्लियर पेपर लो, A4 शीट, बिना लाइंस के, अपनी थॉट्स को लिखो। जब आप अपनी थॉट्स लिखते हो, लिखते लिखते ही आप बोलोगे यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, आप उनको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाएंगे, उसको फिर रीड करो, उसमें फिर आप इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर देंगे, बाकी हटा देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थॉट्स जो है ना वो आपको खुद समझ आ जाएंगी। यहाँ से आप अपना मरकरी अच्छा करते हो, जब आप एक पेपर पेन में लिख के अपनी थॉट्स को लिखते हो, यहाँ मरकरी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ से आप अपने माइंड को क्लियर करते हो, यहाँ से फिर समझ आता है इमोशंस किस में डालना है। ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आप मरकरी अच्छा करना है तो मूंग दाल को ऐसे दबा दो और दफना दो, नहीं, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। आप जब कुछ पेपर पेन से लिखते हैं आपका मरकरी बैलेंस होता है। राइट इट डाउन। हर चीज़ रेमेडी नहीं होती, मैं क्लियरली बोलती हूँ, रेमेडीज़ आलसी लोगों के लिए होती हैं। रेमेडीज़ तब काम करती है जब आप 80% कर्मा कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके बाद आप अगर रेमेडी करते हो फिर देखो आप क्या बूस्ट मिलता है लाइफ में। इसलिए तो कुछ लोग मेहनत करते हैं, ऐसा हो जाते हैं रेमेडीज, मेहनत करते हैं, मैजिक लेके आओ अपनी लाइफ में। कैसे? अब आपका वीनस बहुत अच्छा बैठा है, पर आपने क्या किया, वीनस आपको लग्जरी देने के लिए बैठा है, लेकिन आप कह रहे हो यार वीनस है तो चलो मैं दोस्तों को ले जाऊँ, लड़के हो तो लड़कियों में इंटरेस्ट आएगा, लड़की हो तो लड़के अच्छे लगने लगेंगे, आप उन्हीं में खो जाओगे। ये पैटर्न 11th हाउस वीनस के साथ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे बस लड़का है या लड़की है, मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ मतलब नए नए चेहरों पे दिल तो बड़ा आता होगा। मैडम आता तो है क्या करें, क्या करें, नहीं यही वीकनेस ख़राब कर रहा है आपका। ये बैठा है आपको पैसा देने के लिए, ये बैठा है आपको लग्जरी देने के लिए, ये बैठा है कि आप अच्छे से घूमो, आपका ड्राइवर भी हो, आप मस्ती लो लाइफ की। आप कह रहे हो नहीं मस्ती तो मुझे अपोजिट जेंडर में ही चाहिए। ये वीनस है जो पैसा देता है, उसको अनलॉक करो, 11th हाउस को एक्टिव करो। आपके हिसाब से हर सोल का एक टीचर होता है? जब आप पैदा हुए आपका कोई टीचर नहीं था, आपके पेरेंट्स आपके टीचर थे, आपका भाई आपका टीचर हो सकता है।
ये फ़र्क पड़ता है नज़रिए का कि आप कहाँ से क्या सीखते हो। ठीक है, टीचर जब आप स्कूल में जाते हैं वो तो खैर प्रथम टीचर आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आप कहाँ से क्या सीखते हैं, हो सकता है आपका दुश्मन भी आपका टीचर निकले क्योंकि आपको बहुत अच्छा लाइफ लेसन दे गया। ठीक है, तो टीचर हर जगह है, आप अच्छे स्टूडेंट हो क्या। मैंने स्कैमर्स से बहुत सीखा है। जब मेरे साथ स्कैम्स हुए तो सीखा, अक्ल आई कि अरे हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, कोई पैसा निकलवा लेता, सीखा है। क्यों? क्योंकि जहाँ से आपको अक्ल मिल जाए थोड़ी सी कि बेटर होना है लाइफ में, ये सीखना है, इस चीज़ को क्रॉस करना है, बकेट लिस्ट में ये ऐड करना है। टीचर्स हर जगह हैं, जुपिटर हर जगह है। आप केतु बनने को तैयार हो क्या? क्योंकि जुपिटर को सबसे अच्छा केतु हैंडल करता है, केतु को सबसे अच्छा जुपिटर हैंडल करता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, उसके बाद लाइफ चेंज होती है। अब राहु केतु से डरते रह जाओगे आप, लेकिन द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मैं कहती हूँ ये होता है, कितने अच्छे लर्नर हो, कितने अच्छे टीचर हो। आज की लड़कियाँ बोलती है ना कि हमको राम चाहिए, राम चाहिए। राम चाहिए तो सीता बन के दिखाओ ना। आप सीता लायक तो नहीं हो। राम चाहिए प्यार करने के लिए, लेकिन आप कह रहे हो चलो हस्बैंड ने प्यार कर दिया, अब बाहर जाके कहीं पे देखते हैं कोई और मिल जाए, तो नहीं होता। आप सीता बनने को तैयार हो क्या? आपने अपने मेंटर से क्या सीखा है? अपने मेंटर से मैंने अपने मेंटर से सीखा है इंटीग्रेशन। मुझे ये लगता था कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सिर्फ भक्ति होती है, बट ऐसा नहीं होता। मैंने अपने मेंटर से ये सीखा है कि अपनी ताकत लगाओ, लेकिन हीलिंग में लगाओ, और पॉजिटिव हीलिंग, तंत्र मंत्र नहीं करना। लोगों को हील करो, दुनिया को इंटीग्रेट करो, चैरिटी करो। आप जो कमाओ उसका एक पोर्शन इंटीग्रिटी में लगाओ, किसी का भला करो तो आपका भला होगा। मैंने अपने मेंटर से ये सीखा। जैसे हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है, वैसे ही हर सिचुएशन के पीछे एक कॉस्मिक रीजन होता है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इस एपिसोड को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और बताना कि कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पसंद आई है। मिलते हैं ऐसी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।